हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मोटिव विंग है। एक बार फिर से उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला लेक्चर जो कि रिफ्लेक्शन के ऊपर था, उसमें हमने रिफ्लेक्शन के ऊपर सारे डिटेल्स को अच्छे से कवर किया था, तो वो देख के यहाँ आ रहे होंगे, ताकि हम लोग अब जो रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपका कंसेप्ट अच्छा हो और क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है आज रिफ्रैक्शन। उम्मीद है कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे, ताकि आपका ये सारा कंसेप्ट इस चैप्टर से जुड़ा हुआ क्लियर हो। तो हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो हम लोग रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने कभी देखा होगा, आप कॉइन पानी में डालते हैं तो कॉइन थोड़ा रेस्ड दिखता है, थोड़ा ऊपर की तरफ दिखता है। मतलब ग्लास लगेगा कि जो उसका लोअर सरफेस ग्लास का थोड़ा रेस्ड दिखता है। ठीक है, हम पेंसिल कभी भी इस पेन को, अगर ये मार्कर को हम डालते हैं ग्लास के अंदर, आधा ग्लास के अंदर है वाटर के अंदर, आधा वाटर के बाहर है, तो हम लोग को देखने में आता है कि ये जो लोअर हाफ है वो थोड़ा सा रेस्ड दिखता है। तो वो रेस्ड क्यों दिखता है, ये सवाल आते हैं। और हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, स्टार ट्विंकल करता है। ये भी क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग कोई भी फिनोमेना हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो बेसिकली मैंने अभी दो तीन चीज़ जो बताई है इससे पहले, वो सब का एक ही कारण है। वो कारण का नाम है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन से ही हमारा जो पेंसिल रहता है उसका लोअर पार्ट रेस्ड दिखता है, या फिर ग्लास का कोई भी बॉटम रहता है तो वो हल्का रेस्ड दिखता है। तो क्यों दिखता है? क्योंकि वो लाइट जो वहाँ से आ रहा रहता है रिफ्रैक्ट करता है, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ने भी जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब थिंकिंग के साथ हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। हो सकेगा तो मैं ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस लेक्चर में ही आपको दे रहा हूँगा। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि रिफ्रैक्शन एक फिनोमेना ऑफ लाइट है, जो कि लाइट के द्वारा ये प्रॉपर्टी शो की जाती है। तो अगर इसको हम लोग जनरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश, बेसिकली अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में, लाइट ऑलवेज travel in a straight path। ये बात लगभग हम लोग सबको मालूम होती है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। ये हम लोग बचपन से ही जान रहे होते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये पूरा स्टेटमेंट अभी सही नहीं है जब तक हम लोग लिख ना दें इन द सेम मीडियम। अगर हम लोग एक ही मीडियम में लाइट को ऑब्जर्व करते रहें, तब तक तो वो स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग मीडियम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, इस बार हम लोग ट्रांसपेरेंट सरफेस ले रहे रहेंगे, ना कि ओपेक सरफेस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मीडियम के बीच का ट्रांजिशन को दिखाना होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप हम यहाँ पे देख रहे होंगे, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ इन द सेम मीडियम। अगर मीडियम जब तक सेम है, अब मान लीजिए यहाँ पे एयर है, ये मीडियम बाउंड्री है, और ये वाटर है। ठीक है, एयर, वाटर और ये है मीडियम बाउंड्री, एज इन जनरल नॉर्मल हम लोग लेकर के चलें, कोई मतलब वाटर और एयर के बीच का सेपरेटिंग लाइन। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखिएगा, यहाँ से हम लोग एक लाइन लेते हैं। ठीक है, एक लाइन लेते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट
रे आया, अब ये इंसिडेंट रे क्या होगा, इसको तो यहाँ से ऐसे सीधा जाना चाहिए, ऐसे सीधा जाना चाहिए। अगर ये मान लेंगे कि यहाँ इंसिडेंट रे से हम ये नॉर्मल बना दिए, ये नॉर्मल बना दिए अगर हम लोग, ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर तो ये रे को यहाँ से सीधा जाना चाहिए क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा सा बेंड कर जाता है, और बेंड किधर करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये ऐसे चल जाता है। और इस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान रखिएगा ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ये रिफ्रैक्टेड रे। क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है कि हम लोग एक मीडियम से लाइट आ रहा है, बेंड हो जा रहा है। ये बेंडिंग क्यों हो रहा है, तो सिंपल सा रीज़न है कि हम लोग एक मीडियम में लाइट का स्पीड एक होता है और दूसरे मीडियम में वो लाइट का स्पीड वेरी कर जाता है। एयर में हम लोग सब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम लोग जब रिफ्रैक्टेड रे देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे का क्या हो जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है क्योंकि मीडियम चेंज हो जा रहा है। तो वाटर का स्पीड ऑफ लाइट एज सच मुझे याद नहीं है, बट चेंज हो जाता है और वाटर से थोड़ा, एयर से कम होता है। मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम जो स्पीड रहता है लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर और वैक्यूम में होता है। क्या होता है, एयर और वैक्यूम में होता है। बाकी सब जगह स्पीड ऑफ लाइट कम रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से स्पीड ऑफ मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, इसके कारण से लाइट थोड़ा सा लाइट रे जो होता है वो बेंड कर जाता है। तो दो की तरह से बेंड कर सकता है। पहला तरह तो ये पढ़ लिए हम लोग कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड हुआ, इनिशियल रे से नॉर्मल के तरफ बेंड हुआ। अगला केस जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, अगला केस जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से अब ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा और इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। और ये जब दूर गया तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये वाटर होगा, ये एयर होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। अब आप बोलिएगा कि भैया जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है क्या, या फिर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्या, कि दोनों हो रहा है और हम लोग को पता नहीं है। तो हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो, दोनों हो रहा होता है लेकिन एक साथ ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग जब केस को डिस्कस कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग ध्यान दे रहे हैं और रिफ्लेक्शन को हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा होगा, एक इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे भी होगा लेकिन वो बहुत कम होगा, या फिर उस केस को जनरली अभी हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको यहाँ दिखाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। एक और फिनोमेना होता है एब्जॉर्प्शन। ये जो सरफेस है इसके कुछ लाइट की रेज को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, लेकिन उस चीज को भी हम लोग यहाँ दिखाना जरूरी नहीं समझते, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज में देखोगे, एक में टुवर्ड्स द नॉर्मल आ रहा है, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ रहा है। अब तुम लोग सोचोगे भैया कि ये सारा चीज याद करना पड़ेगा, तो नहीं, ये सारा याद नहीं करना पड़ेगा। बस हम लोग को एक छोटा सा चीज जान लेना पड़ता है कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो बेंड, रेयरर से डेंसर जाता है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और जब डेंसर से रेयरर जाता है बेंड
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे मैंने क्या लिखा है कि अगर रेयरर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर जाने पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब तुम लोग पूछोगे भैया ये रेयरर और डेंसर क्या है, कहीं ये रेयरर डेंसर हम लोग डेंसिटी तो नहीं ना बोल रहे हैं कि हाँ किसी का अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका वहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसिटी कम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नहीं, हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के बारे में बात नहीं कर रहे होते, हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट के वॉल्यूम के बारे में नहीं, लेकिन उसके ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में ध्यान दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पता करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी किसका ज़्यादा है या ऑप्टिकल डेंसिटी किसका कम है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे कि वाटर ऑप्टिकली एयर से ज़्यादा डेंसर है, वाटर ऑप्टिकली एयर से ज़्यादा डेंसर है, इसीलिए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वाटर एयर से कम डेंस है, वाटर एयर से ज़्यादा डेंस है और एयर कम डेंस है, जिसके कारण से जब वाटर से एयर में जा रहा है रेस, वाटर से जब एयर में जा रहा है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग याद है तुम लोगों को, हमने पढ़ा था वो लॉज जिसमें हम लोग पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल सब एक प्लेन पे लाई कर रहा था। और फिर हमने तो ये भी तो पढ़ा था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है। और तुमको अगर याद होगा तो मैंने वहां पे ये भी बताया था कि रिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम हो जाता है। रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी सेम नहीं होता है। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन में केसेस अलग हो जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन में अलग हो जा रहे हैं। हाँ, सही में अलग हो रहे हैं। तो पहला तो सेम होगा कि नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी मैं बार बार एंगल बोल दे रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे lies at the same plane। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। ये चीज तो समझ में आता है हम लोग को, पहले बार में भी हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, वही चीज तो रिफ्रैक्शन में भी पढ़ रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं है अलग। अब दूसरा आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। ऐसे स्नेल्स लॉ तो ये भी है, लेकिन बेसिकली इसको भी हम लोग स्नेल्स लॉ ही बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो भैया ये साइन आई बाई साइन आर क्या है, तो हम लोग अभी सब समझ रहे होंगे। पहले हम लोग फिगर देखते हैं। हम लोग जब फिगर देखे थे रिफ्रैक्शन का, तो हमने ये नॉर्मल बना लिया, ये यहाँ से हमारा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे आ गया, और इंसिडेंट रे अगर ऐसे जाता, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा रहता, यहाँ पे हो गया ये रेयरर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, अब रेयरर से ये जो रे है, रेयरर से अगर डेंसर पे जा रहा है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगा। ठीक है, रेयरर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। यहाँ तक तो ठीक है, समझने वाली ही बात है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये तो छोटा हो रहा,
अब भाई देखो, ये एंगल और ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से सेम होगा ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल है ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों तो सेम होगा। लेकिन ये जो स्मॉल आर है, ये छोटा आर जो एंगल बन रहा है, ये इससे तो छोटा है। अब ये एंगल और ये एंगल में हम लोग साफ बता सकते हैं कि ये एंगल छोटा है, यानी कि ये आई के बराबर तो है नहीं। तो हाँ, ये आई के बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच का जो एक्सप्रेशन बनता है या रिलेशन बनता है वो ये है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब भैया ये कॉन्स्टेंट क्या है, ये कॉन्स्टेंट क्या है? तो ये कॉन्स्टेंट को हम लोग कहते हैं म्यू, म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या है? म्यू। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि कौन मीडियम है ऑप्टिकली रेयरर, कौन ऑप्टिकली डेंसर। अब हमें कैसे पता चलेगा? सब याद तो कर सकते नहीं है, सब बता तो सकते नहीं हम लोग। तो सिंपल सी बात ये हो जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग का मेजर होता है कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, कौन मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है। मतलब कंपैरिजन जो हम लोग करेंगे तो वो हम लोग को इससे पता चल रहा होता है। तो ये जो म्यू है यही ये कांस्टेंट होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो म्यू टू क्या है? म्यू यानी कि म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम, इसको हम लोग म्यू प्रोनाउंस करते हैं। क्या कहते हैं? म्यू। यू नहीं है, ये म्यू है। तो ये टू है म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये म्यू जो है ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इसका इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ठीक है ना। ये एब्सोल्यूट जब हम लोग एयर के केस में लेंगे तब ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है, ठीक है। आगे चल के ये बात और क्लियर हो रही होगी। तो साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जो कि हम लोग का मेजर बताता है कि कौन सा ऑप्टिकली रेयरर है और कौन सा डेंसर है। मतलब कंपैरिजन करने में हम लोग को मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग म्यू का वैल्यू पता करना है, तो हम लोग म्यू किसी भी दो मीडियम के लिए म्यू का वैल्यू कैसे पता करेंगे? हमने बोला कि ये एक मीडियम के लिए तो पता चलती नहीं है, ये तो कंपैरिजन है। म्यू एक कंपैरिजन है ना कि दो मीडियम में कौन ऑप्टिकली रेयरर कौन ऑप्टिकली डेंसर। तो ये कंपैरिजन किस तरह से पता चलेगा क्या होगा इसका वैल्यू? किसी दो मीडियम के लिए म्यू क्या होगा? तो ये होगा स्पीड इन द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम divided by speed of light in second medium, ठीक है। क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तुम बोलोगे भैया फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम क्या, ये भी हमको नहीं पता। अब हम लोग बोल देंगे अगर कि ये एक लाइन है, बेसिकली अगर हम लोग नॉर्मली बोल देंगे ये एक लाइन है आराम से, और ये एक नॉर्मल है, ये एक मीडियम है, तो हम लोग इसको मीडियम 1 और इसको मीडियम 2 बोल दिए, ठीक है। तो आप बोलोगे ये हमेशा के लिए सही हो गया क्या, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2? अगर हम लोग का मान लो कि यहाँ से लाइट हम लोग भेजे और यहाँ से लाइट इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ और यहाँ से फिर इस तरह से ऐसे ऐसे करके इसको जाना चाहिए था, लेकिन मान लो ये ऐसे चला गया बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे हो गया। सीधा बना लेते हैं इसको, ठीक है, सीधा भी बन गया, ठीक है। तो अब बोलोगे क्या ये सही है क्या? यहाँ से इंसिडेंट कर रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो ये सही होगा क्या? तो मैं बता दूं कि जिस मीडियम में जिस मीडियम से एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा होता है उसको हम लोग मीडियम 1 बोलते हैं, और जिससे आ रहा होता है मतलब जिसमें जा रहा होता है, मतलब अगर ये मीडियम है, इस मीडियम से लाइट जा रही है, इंसिडेंट रे जा रही है, तो इसे हम लोग मीडियम 1 बोलेंगे, 2 नहीं बोल के 1 बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर इस फॉर्मूला को अगर आप लगा रहे हैं तो जिसमें इंसिडेंट रे है, मान लीजिए कि हम लोग का इंसिडेंट रे इधर से जा रहा है तो ये मीडियम 1 होगा, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा उसको हम लोग मीडियम 2 बोलेंगे, इसको हम लोग मीडियम 2 बोलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग दूसरा तरफ से देखिएगा कि
ये है, यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस गिराएं, इंसिडेंट रे गिराएं, और यहाँ से फिर हम लोग रिफ्रैक्टेड रे इस तरह से दे देते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो है वो इस मीडियम में है, इस पहले वाले मीडियम में है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से मीडियम 1 बोलेंगे और इसको मीडियम 2 बोलेंगे, ठीक है। तो जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है उसको फर्स्ट मीडियम और जिसमें जा रही है उसको सेकेंड मीडियम बोलेंगे। तो ये निकलेगा म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर हम लोग मीडियम 1 चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, अगर हम लोग मीडियम 2 चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा ना। हाँ, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये म्यू हमारे पास निकल के आ रही है। और हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अगर सेकेंड मीडियम का म्यू पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में ये है, तो अगर हम लोग पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में तो वो ये होगा। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो मीडियम 1 ये जो है हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस फ्लिप कर दिया है। अगर हम रे उल्टा लेके आते, अगर इस मीडियम से लेके आते, मीडियम 2 से एंगल ऑफ इंसिडेंट रे अगर मीडियम 2 से आ रहा रहता और मीडियम 1 में जा रहा होता तो ये फ्लिप हो गया रहता, क्योंकि मीडियम 2 का ऊपर हो जाता, क्योंकि इंसिडेंट रे मीडियम 2 में आ गया और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो मीडियम 1 में आ गया। तो हम लोग के पास आ जाएगा मीडियम, लेट मी ड्रॉ, हम लोग इसमें देखेंगे, हम ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला लिखे हैं, वो है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, ठीक है। अब उसके लिए हमने ये फिगर बनाया कि इंसिडेंट रे जो है वो मीडियम 1 में है और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो मीडियम 2 में है, ठीक है। तो म्यू 2 जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है विथ रिस्पेक्ट टू म्यू 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि मीडियम 1 में हम लोग को रिफ्रैक्टेड रे लेना पड़ेगा और मीडियम 2 में इंसिडेंट रे लेना पड़ेगा। अगर हम लोग इस केस को देखेंगे तो मीडियम 2 में इंसिडेंट रे है, यानी कि मीडियम 2 ऊपर आ जाएगा और मीडियम 1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे जो है मीडियम 1 में है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि हम लोग लिख सकेंगे म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं म्यू 1 यानी कि पहले मीडियम का म्यू विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड विथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट। अब इन दोनों चीज से हम लोग को क्या सीख लेनी है कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होगा, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होगा वो उसका स्पीड ऑफ लाइट हम लोग ऊपर लिखेंगे। इस मीडियम में देख, इस फिगर में मीडियम 1 में इंसिडेंट रे ऊपर रहता है और रिफ्रैक्टेड रे नीचे रहता है, इसीलिए मीडियम 1 को हम लोग ऊपर रखे हैं और मीडियम 2 को नीचे रखे हैं। इस फिगर में मीडियम 2 में इंसिडेंट रे है और मीडियम 1 में रिफ्रैक्टेड रे है, इसीलिए मीडियम 2 को हम लोग ऊपर रखे हैं और मीडियम 1 को नीचे रखे हैं, सिंपल। तो उसी की वजह से यहां पर जो हम लोग लिखेंगे म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखेंगे और यहां पे म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिखेंगे। अब ये दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो ये दोनों तो रेसिप्रोकल एक दूसरे का, तो वही एक्सप्रेशन को हम लोग यहां पर लिख दिए हैं। आई होप कि इतना बताने के बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब हम लोग अगला बात करने जा रहे हैं ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन की। अगर हम लोग एक ग्लास स्लैब को ले लेते हैं, अगर हम लोग ये मान लीजिए हमारा एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब क्या होता है कि एक मतलब शीशा मान सकते हैं। तो ये एक शीशा है जिससे हमने यहाँ पर, ये हमारा एयर है चारों तरफ और ये एक शीशा है। तो यहाँ से हम लोग मान लिए एक नॉर्मल है और यहाँ से हम लोग इंसिडेंट किए एक रे को। यहाँ से एक रे इंसिडेंट हो गया। अब यहाँ से एक रे इंसिडेंट हुआ तो ये इसको तो इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है। ये एयर एक ग्लास, ये तो डेंसर है, तो इसके वजह से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा और इस तरह से जाएगा, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से सट के गया, ठीक है। ये हो गया एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। फिर हम लोग इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। अब इस रे को तो इस तरह से जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब बोलेगा कि ये हम तो इस तरह से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ग्लास है, ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है। अब ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर जाने पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। डेंसर से रेयरर अवे और रेयरर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इमर्जेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट जो हुआ, और ये फिर रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट हुआ थोड़ा सट गया, उस फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पर रेयरर से डेंसर था, यहाँ डेंसर से रेयरर था, जिसके कारण से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल है, ये सीधा ये नॉर्मल है, ये रे इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन ये मुड़ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रे है और ये जो रे है एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो दोनों जो पैरेलल रे है, मतलब जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब जो पैरेलल है तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये एयर है, ग्लास है। फिर से समझते हैं, इंसिडेंट रे आया, यहाँ पर मीडियम चेंज होने के कारण ये रेयरर से डेंसर जा रहा था तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ। फिर यहाँ पर डेंसर से रेयरर जा रहा था तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ। इंसिडेंट रे जो था और रिफ्रैक्टेड रे जो था दोनों एक दूसरे के पैरेलल था, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल था तो हम लोग दोनों के बीच के डिस्टेंस पैरेलल लाइन तो कभी मिलेंगे नहीं। इन्फिनिटी पे बोला जाता मिलने के लिए, अब इन्फिनिटी पे ना आप जा सकते हैं ना हम। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है तो एक मेजर किया और उसको एक नाम दे दिया लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। ये हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है। हमने स्फेरिकल मिरर से कल रिफ्लेक्शन पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंस से रिफ्रैक्शन। तो कल मिरर बनाना था भाई, एक सरफेस था, एक सरफेस तो हम लोग को कहीं से भी मिल जाता। अब हम लोग लेंसेज कभी आपने छुआ है? दो सरफेसेस वहाँ होते हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से, दो सरफेसेस होते हैं। तो दो सरफेसेस लाएंगे कहाँ से? वहीं पे आता है दो स्फीयर। जब हम लोग मिरर काट रहे होते थे तो हम लोग एक ही स्फीयर लाते थे और उससे कट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दो स्फीयर से काटे जाते हैं हमारे लेंसेज। हमारा लेंस आप कभी भी देखिएगा तो दो तरीका का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस,
ठीक है, ये है हमारा कनकेव लेंस और ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो ये एक स्फीयर है, एक दो स्फीयर है, ये दो स्फीयर को मिला करके एक लेंस बना, इसके कारण से इसका दो गो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। भाई दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, अब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो फोकस भी होगा और दो फोकस होगा। तो एक इधर का फोकस, एक इधर का फोकस, जैसा कि कल हमने पढ़ा था। अब हमने कल पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा फोकस होता है, हमने पढ़ा था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू फोकस। भूल गया क्या? अच्छा, कोई नहीं भूल गया तो फिर से उस लेक्चर को देख लीजिए, नहीं तो नोट्स बनाया तो उसको रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये चीज जो थी, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था किसके लिए? फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है ना, ये स्फेरिकल मिरर्स के लिए था, लेकिन इसको क्या लेंस में लगाना है? इसको लेंस में लगाना है क्या? इसको लेंस में नहीं लगाना है। इस तरह का एक्सप्रेशन लेंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कुछ बच्चे होते हैं, हो सकता है कि गलती से लगा देते हैं, सोचते हैं कि मिरर में है तो भाई होता होगा लेंस में भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो लगा देते हैं, लेकिन वैसा हम लोग को गलती करना ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पता चल गया कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक को हम लोग कहते हैं C1, एक को कहते हैं C2। ठीक है, बहुत जगह पे लिखा हुआ रहता है 2F1 और 2F2, तो इससे ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये F फोकस जो है उसका डबल होता है या हाफ होता है, इस तरह का मतलब अपने आप से नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह पढ़ रहे होंगे जिस तरह केसेस हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एक लेंस को अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर एक लेंस को अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि हमने एक लेंस लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक प्रिंसिपल फोकस रहता है जो इससे पास हो रहा, प्रिंसिपल एक्सिस रहता है जो इससे पास हो रहा रहता है, सॉरी। तो यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ पे एक पोल होता है, और मैं आपके लिए बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, और ये जो थिकनेस लेंस का होता है बहुत ही ज़्यादा पतला होता है रियल लाइफ में, बट यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ऐसा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोकस, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको हम लोग 2F1 कहेंगे, और इस साइड पे दूसरा होगा जिसको हम लोग 2F2 कहेंगे। ठीक है, और एक फोकस इस साइड होगा जिसको हम लोग F1 कहेंगे, और एक इस साइड होगा जिसको हम लोग F2 कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले को हम लोग, लाइन को हम लोग कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको कहते हैं पोल। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ चीज हमने पिछले में शायद पढ़ा था और इसमें भी पढ़ रहे हैं। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर इसमें भी ये भी तो जानने वाली बात है ना। अगर हम लोग कनकेव के लिए देखेंगे, इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर को कन्वेक्स कहते हैं और इसको कहते हैं कनकेव, क्योंकि यहाँ पे केव टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, मतलब एक जनरल है याद करने के लिए, यहाँ ये कनकेव हो गया तो एक केव टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है। कन्वेक्स में थोड़ा बल्ज स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें भी इसी तरह रहता है, इसको हम लोग 2F1 कहते हैं, इसको F1 कहते हैं, इसको हम लोग F2 कहते हैं और इसको 2F2 कह देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होगा, इससे इसका इस्तेमाल करके इमेज को तो फॉर्म करना ही ना होगा हमें, नहीं तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है जब तक हम लोग उसका एप्लीकेशन देखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन देखने के लिए हम लोग को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लेंस मिरर रहता है तो उसमें भी अलग अलग तरीके से रेज लेते हैं, उस रेज को कंबाइन करके उसका इमेज बनाते हैं। उसमें सबसे पहला चीज़ जो हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग एक इन्फिनिटी से रेज आती हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से रेज आती है तो क्या होता है
रिफ्रैक्ट करने के बाद वो कन्वर्ज कर जाती हैं, यहाँ से आती हैं और ऐसे ऐसे कन्वर्ज कर जाती है। तो क्या हुआ कि पैरेलल रेज आने के बाद यहाँ रिफ्रैक्ट करती है। अब बेसिकली क्या देखोगे तुम कि यहाँ पर भी तुमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल बनाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला के नॉर्मल बना सकते हो, और वो एक पॉइंट से पास हो रहा होगा। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये फोकस हम लोगों को पता चल गया कि इसमें क्या होने जा रहा है। पैरेलल अगर हम लोग का इन्फिनिटी से रेज आती है तो रिफ्रैक्ट करने के बाद एक पॉइंट से गुजरती है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग देखेंगे कनकेव में भी क्या होता है। इस बार कनकेव में क्या होता है कि पैरेलल रेज आती हैं तो अब बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। अब अवे फ्रॉम अवे जाता है यानी कि वो डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसको। अब डाइवर्ज को अगर हम लोग एक साथ ले जाते हैं पीछे और मिलाते हैं तो हम लोग एक पॉइंट पे मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, एक पॉइंट पे मिलता है जिसको हम लोग फोकस बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये केस हो गया, ये फोकस हो गया हम लोग का कनकेव के लिए, और ये हो गया कन्वेक्स के लिए। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरे केस को। ठीक है, अब अगले केस में हम लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हम लोग अगर पैरेलल रेज को पास करते तो फोकस से पार होता है, और अगर हम लोग फोकस से पार कराते हैं तो किस तरह से रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये हम लोग का लेंस आ गया, ठीक है, अगर ये लेंस आ गया हम लोग के पास, और ये क्या हो गया हम लोग का F1, ये हो गया 2F1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि हमने पढ़ा था ऐसे, अब हम लोगों ने क्या किया कि चेंज करके बिल्कुल अपोजिट कर दिया और बोला कि हमने फोकस से यहाँ से एक रे को पास कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक रे को पास कर दिया और उसके बाद देखा ये पैरेलल जा रहा है। यहाँ से अगर पास किया तो इसको देखा पैरेलल जा रहा है। ठीक है, और तो ये हमने एक फिनोमेना देखा। ठीक है ना, अब सारा एंगल पे तो हम लोग नहीं देख सकते कि यहाँ से जा रहा है तो किस तरह से जा रहा है और सारे को इमेज फॉर्मेशन में लगा सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोग देखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो हमने जैसे उसमें पढ़ा था उसमें इस तरह, इसमें भी एक इस तरह से केस है कि एक फोकस से अगर हम लोग एक रे को पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग इसमें देखेंगे कनकेव में, तो कनकेव में क्या होता है उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर एग्जामिन कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये मिरर लेंस जैसा तो लग नहीं रहा है, ग्लास स्लैब बना दिया मैंने, तो लेंस बना लेते हैं। हाँ, समवट लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि यहाँ पे हो जाता है हम लोग का F1, ये F2, 2F1, और ये F2 और ये 2F2। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम लोगों का एक रे आ रहा है जो कि हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ से पास करेगा। ठीक है, अगर ये रे इस तरह से कि मान के चलते कि वो अगर सीधा जा रहा रहता तो फोकस 2 से पास करता, लेकिन क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है ये पैरेलल चला जाता है। A ray coming appears to come from focus 2 after refraction becomes parallel to principal axis।
ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में, और ये हम लोग कॉन्वेक्स में देखने के लिए मिल जाता है। अब हम लोग तीसरा केस इसमें जो पढ़ेंगे, जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन में आगे चल के इस्तेमाल करना है, वो हो जाता है इमेज फॉर्मेशन में जो आगे चल के हम लोग को इस्तेमाल करना है वो हो जाता है कि अगर हम लोग पोल से पास करते हैं, तो अगर हम लोग लाइट रे को पोल से पास करते हैं तो वो अनडेविएटेड पास हो जाता है। ये अनडेविएटेड पास हो जाता है जब हम लोग इसको पोल से पास करते हैं, ठीक है। तो ये कनकेव के लिए भी होता है और कन्वेक्स के लिए भी होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसा मैं बता रहा था कि कनकेव में भी उस तरह का कुछ नहीं है, बस यही करना है कि अगर हम लोगों का पोल से पास हो रहा होगा अगर लाइट रे, तो पोल से अनडिफ्लेक्टेड पास होता है। एज सच कुछ उतना नहीं होता है, ठीक है ना, कि जितना अगर हम लोग पोल से, पहला दो केसेस में क्या होता है कि हम लोग अगर पैरेलल पास कर रहे हैं तो फोकस से पास होगा, पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, इसमें पैरेलल है तो अपीयर टू फोकस होता है, ठीक है ना। फिर एक रे होता है अगर फोकस से पार या अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, तो फिर वो पैरेलल हो जाता है। पहला दो केस में बता रहा हूँ। अब थर्ड केस में क्या होता है कि अगर हम लोग पोल से इंसिडेंट रे को पास करेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अनडेविएटेड आता है, यहाँ पे भी अनडेविएटेड आता है, ठीक है। अब हम लोग अगला पढ़ रहे होंगे कि इन तीनों का इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम इमेज फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग कनकेव के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कनकेव में जैसा एज यूजुअल मतलब लास्ट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें थोड़ा ज़्यादा केस बनेगा क्योंकि ये कन्वर्जिंग है ना। तो कनकेव में इस बार कन्वर्जिंग है और थोड़ा ज़्यादा केसेस बन रहे हैं, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 2F होगा, 2F1 होगा, फिर F1 होगा, यहाँ F2 होगा और 2F2 होगा, ठीक है। आई होप आई एम राइट अप टिल देयर एंड क्लियर एज वेल। तो पहले हम लोग इन्फिनिटी के लिए जानते हैं फोकस पे बनेगा, तो लेट्स इग्नोर दैट केस और आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रहा तब क्या होगा। एक तो ये होगा कि यहाँ से एक रे आएगा पैरेलल, और क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पार हो जा रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत पतला, इसीलिए एक ही बार रिफ्रैक्शन में शो कर रहा हूँ। एज सच रियल लाइफ में तो बहुत पतला होता है ना, नहीं तो अगर हम लोग एक्चुअल में देख रहे होंगे, एक्चुअल में अगर देखेंगे तो पहले इस सरफेस से थोड़ा रिफ्रैक्शन होता है, फिर इस सरफेस से थोड़ा रिफ्रैक्शन होता है, दोनों सरफेस पे थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्शन होके हम लोग को एंड रिजल्ट ऐसा दिख रहा होता है, और डायरेक्ट इस तरह का नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि मैं एक ही बार दिखा रहा हूँ, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, भैया ये क्या कर दिया और ये कैसे कर दिया। तो उसको दूर करने के लिए ये चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। अब दूसरा क्या देखेंगे कि हम लोग फोकस से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे और यहाँ से फिर क्या होगा कि इसको पैरेलल लेकर के चले जाना है, और यहाँ पर इमेज बन जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया A B, ये हो गया B डैश A डैश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग बियॉन्ड C रखेंगे, यानी कि C सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज जो हम लोग का बन रहा होगा बिटवीन C एंड F बन रहा होगा, ठीक है। यानी फोकस के बीच में और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा होगा, ठीक है। इसका नेचर देखेंगे तो डिमिनिश्ड हो जाता है, फिर से डिमिनिश्ड, उसके बाद फिर रियल बन रहा है क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस से बन रहा है, तो इसमें फिर से क्या बन जाता है, रियल बनता है, और रियल होने से हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टेड बनता है। तो
इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो ये सारा ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, और ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ये पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये हमारा पहला केस हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे जब हम लोग इसको शिफ्ट करते जाएंगे पोजीशन। अब क्या करना है, बियॉन्ड सी था, फिर एट सी कर देंगे। तो एट सी करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये हमारा लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ये 2f2 2f1 यानी कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये f1 यानी कि फोकस, और ये हो गया हमारा f2 और ये 2f2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए, प्लेस कर दिया हमारा ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब हम लोग का रहता है तो यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगा और यहाँ से फिर हम लोग का फोकस से पार हो जाता है, और दूसरा फिर हम लोग का फोकस से निकलेगा और पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 जो रहता है वहाँ पर बन जा रहा है। तो हम लोग जब सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 पे रखते हैं अपना ऑब्जेक्ट को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पर हमारा इमेज जाके फॉर्म होता है। साइज नियरली सेम है, साइज सेम बनता है, मतलब यहाँ पे हम लोग देखने में नियरली सेम है, बट हम लोग रियल लाइफ में जब देखते हैं तो एग्जैक्ट सेम बनता है। इन्वर्टेड बन रहा है यानी कि रियल बन रहा होगा। तो ये सारी बातों को हमको ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट एट सी जब हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्ट एट सी, तब जो इमेज बनेगा ये ऑब्जेक्ट एट C1 बोलेंगे और इमेज एट C2 बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिमिनिश्ड तो नहीं है बट सेम साइज का बनता है। क्या बनता है, सेम साइज का। और फिर हमारा जो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, क्यों रियल क्यों बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस से बन रहा है, और इन्वर्टेड तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाने का मतलब है हमें फिर से ही बनाना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि ठीक है, ये हमारा हो गया लेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 2f1, ये f1, ये f2 और ये 2f2। ठीक है, यहाँ तक मैं क्लियर हूँगा। अब क्या करना है, हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना देते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से हम लोग एक और रे लेंगे, पैरेलल लेंगे, जिस तरह हम लोग सब कर रहे हैं, और यहाँ से फिर इसको फोकस से पास करा देंगे, और फोकस से पास कराएंगे तो फिर हम लोग को क्या करना होगा कि पैरेलल लेकर के जाना होगा। तो ये तो बहुत पहले ही मिल गया। एक मिनट फिर से बनाते हैं इसको। क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो एरर्स हो रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली इसलिए क्योंकि मैं हैंड ड्राइंग्स बना रहा हूँ, उस तरह से स्केल ये सब तो अभी बोर्ड्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए आप अगर कॉपी और पेन पे लेके बना रहे हो, थोड़ा स्केल का सहायता लीजिएगा ताकि आपका अप्रॉक्स एग्जैक्ट इमेज बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको f1, इसको 2f1, इसको f2, इसको 2f2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर देंगे और यहाँ से पैरेलल लेके जाएंगे। पैरेलल लेके जाने के बाद इसको हम लोग फोकस से पार करा देंगे। ठीक है, हाँ। और आप लोग जब बना रहे होंगे अपने कॉपी में, तो एक ही लाइन को 2-3 बार नहीं बनाइएगा।
क्योंकि उससे आपका ड्राइंग अनटाइडी दिख सकता है। मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करने का चक्कर में यहाँ पर एक लाइन को 2 बार बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा लाइन जो हम लोग लेंगे वो फोकस से लेंगे, तो लेंस के अंदर ही लेना है और उसके बाद इस दोनों को, जब भी फोकस से पार होता है तो हम लोग जानते हैं कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, और जब पैरेलल रहता है तो फोकस से पार हो जाता है, ठीक है। आई होप कि इतना बात क्लियर होगा, और जहाँ पे मिल रहा होगा वहाँ पे बना देना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा इमेज मैग्नीफाइड बन रहा है। तो अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, तब इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा रहता है। और इस बार क्या होता है कि मैग्नीफाइड बन रहा होगा। यहाँ पर जब हम लोग था, इस यहाँ पर था तो डिमिनिश्ड बन रहा था, यहाँ पे सेम साइज पे बन रहा था, अब यहाँ पे है तो मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है। मैग्नीफाइड बन रहा है। अब क्या करना है कि रियल होगा, ये तो भाई हम जानते हैं ना कि जब हम लोग का रियल में मिल रहा है रेज, ये इंसिडेंट रे रियल में मिल रहा है, ये रेज रियल में मिल रहा है, तो रियल बन रहा होगा इमेज। और इन्वर्टेड बन रहा है, हम लोग जान गए अब तक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग मिरर में पढ़े हैं, लेंस में पढ़ रहे हैं कि जब जब रियल मिल रहा होगा तो रियल बन रहा होगा। तो जब जब इमेज रियल होता है तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फोकस पे ले जाएंगे। अब जैसे ही हम लोग इसको फोकस पे ले जाएंगे तो इसका जो इमेज बन रहा होगा वो हमारा इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। तो उस केस को छोड़ते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जब हम लोग का ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। जब हम लोग का ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल रहेगा तब कहाँ पे बनता है। तो हम लोग का ये हो गया लेंस, ठीक है, ये हो गया लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F1, 2F1, F2, 2F2, और हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पर है तो पहला लाइन हम लोग इससे पैरेलल लेके जाएंगे, पैरेलल लेके गए तो फोकस से पास होगा, ठीक है। और दूसरा वाला हम लोग पोल से लेके जाएंगे, पोल से तो भाई अनडेविएटेड पार हो जाता है। अब क्या होगा कि हम लोग इन दोनों लाइन को पीछे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आगे तो मिलने नहीं जा रहा है, तो हम लोग पीछे ले जा करके इसको प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। पीछे ले जाके प्रोड्यूस कर दिए तो हम लोग को एक इमेज बन गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन में लिखेंगे ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इमेज कहाँ बन रहा है, ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैग्नीफाइड तो बन रहा है, हम लोग जान रहे हैं ये छोटा है ये बड़ा है, साफ दिख रहा है, तो इसके कारण से मैग्नीफाइड तो बन रहा है, लेकिन क्या ये रियल होगा, रियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेज और ये रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं पीछे, प्रोड्यूस करने में पीछे जब हम लोग को सीम कर रहा है, लग रहा है ऐसा कि इस पॉइंट से आ रहा है, तो वो रियल तो हो नहीं सकता, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। क्या होगा, वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। और ये इन्वर्टेड लग रहा है क्या, कहीं से भी इन्वर्टेड लग रहा है, ये तो जिस तरह से ये था उसी तरह से ये बन रहा है,
कोई चेंज नहीं दिख रहा है दोनों में, एक ही साइड में दिख रहा है, बस सिर्फ मैग्नीफाइड हो गया। तो ये इन्वर्टेड तो नहीं हो सकता, ये हमारा होगा इरेक्ट। क्या होगा? इरेक्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अब हम लोगों ने कनकेव लेंस के लिए सारे केसेस और प्रॉपर्टीज इमेजेस के डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग कनकेव के लिए आगे देखते हैं। ये हमारा लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक तो भाई आएगा हमारा विदेश से, यानी कि इन्फिनिटी से लाइंस। अब इन्फिनिटी से लाइंस आ रहे हैं तो ये हम लोग भूलना नहीं चाहिए कि ये है हमारा डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज को फैला देता है, एक पॉइंट पे तो मिलता नहीं है, तो डाइवर्ज करके ये सब फैला देगा। ठीक है, और इनको जब हम लोग पीछे लेकर के आएंगे तब ये एक पॉइंट पे मिल रहा होगा, और इस पॉइंट को हम लोग F1 बोलते हैं, और यहीं पे हम लोग का पहला इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, ठीक है ना, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? F1 पे, एट F1। ठीक है, अब इमेज F1 पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, क्या रियल बनेगा? रियल तो कहीं से सीन नहीं बन रहा है बनने का, तो इसीलिए क्या बनेगा? वर्चुअल। क्या बनेगा? वर्चुअल। अब क्या हो रहा है कि डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत छोटा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा इंफिनिटी पे भी होगा तो यहाँ पर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, और क्या बन जाएगा? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। और एक चीज देखने वाली बात है कि वर्चुअल रहता है तो वो ऑटोमेटिक हम लोग को पता चलता है कि इन्वर्टेड बन रहा रहता है। क्या बनता है? इन्वर्टेड बन रहा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया केस या सिनेरियो जब हम लोग का ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे दूसरा केस में हम लोग क्या बात कर रहे होंगे। हम लोग दूसरा केस में बात कर रहे होंगे कि अगर हम लोग का ये लेंस है, ठीक है, और इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कर देते हैं, क्या कहाँ पर है, मतलब ये हो गया हम लोग का F1, ये हो गया हम लोग का 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। तो ये सब हम लोग मार्क कर ले रहे हैं जनरल। तो अब हम लोग क्या कर रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट को रख रहे होंगे बिटवीन फोकस एंड पोल। कहाँ था रे भाई? अब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ना रख के कहीं पर भी रख दे रहे हैं, मतलब इस साइड पे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, दो केस जनरल बनेगा कि एक तो होगा जब हम लोग का पैरेलल जा रहा होगा और फिर यहाँ से उड़ जाएगा और यहाँ से फिर इसको बैक करने पर F1 पे यानी कि फोकस पे आके मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा जो बनेगा वो होगा अगर हम लोग पोल से डायरेक्ट पार करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इमेज यहाँ पर हम लोग को मिल जा रहा है बनता हुआ। अब हम लोग सोचेंगे कि क्या ये जो इमेज है, क्या ये इमेज जो बन रहा है वो रियल है, क्योंकि एक रे तो रियल है, लेकिन क्या दोनों रे रियल है और दोनों रियल रे को मिलने के कारण हम लोग का ये इमेज बन रहा है? तो हम लोग को उत्तर मिलता है नहीं। हम लोग का एक रे तो रियल है लेकिन दूसरा रियल है नहीं, दोनों रियल रेज के मिलने के कारण तो ये इमेज बन ही नहीं रहा, तो ये तो हम लोग का वर्चुअल ही रहेगा। डिमिनिश बन रहा है, क्या ये साइज और ये साइज एक है, या ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि इमेज जो हम लोग का बन रहा है वो डिमिनिश्ड बन रहा है, लेकिन क्या इन्वर्टेड बन रहा है? तो वर्चुअल में इन्वर्टेड कभी नहीं बनता, वर्चुअल में इन्वर्टेड कभी नहीं बनता, हमेशा इरेक्ट बनता है। वर्चुअल में हमेशा
इरेक्ट बनता है। क्या? इरेक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था हम लोग का, ऑन एट प्रिंसिपल, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस लिखना है, मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बोल दो, हाँ बियॉन्ड सी बोल दो, फिर ऑब्जेक्ट इमेज जब जो भी बनेगा बिटवीन फोकस एंड पोल बन रहा होगा। ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल बन रहा होगा। तो ये दो केसेस थे हमारे कनकेव के लिए, और कनकेव के लिए अब हम लोग को उतना ज़्यादा और पढ़ना ही नहीं है, मतलब होता ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे होंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे एक फॉर्मूला इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, तो उसी तरह रिफ्रैक्शन में भी एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आप पूछोगे भैया वहाँ पर तो आपने साइन कन्वेंशन बताया था, यहाँ पे आपने पूरा बताया था कि हम लोग किस साइड साइन कन्वेंशन लेना है, किस साइड नहीं लेना है, यहाँ नहीं बताओगे। तो एक ही चीज़ को हर बार बता के कोई फ़ायदा है नहीं। जो साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया है वो यहाँ पर भी करेंगे। तो आप उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं और आप साइन कन्वेंशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा रिफ्रैक्शन के बारे में बात हो गया। ये हमारा अगर हम लोग बता देते हैं कि ये क्या, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, बाय मिस्टेक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इमेज डिस्टेंस। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला, इस पे ही न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं। और एक फॉर्मूला हमने मैग्निफिकेशन के लिए बोला था, जो कि रिफ्लेक्शन में तो था m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ तक तो सेम रहेगा कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन अगर हम लोग को कंपेयर करना है तो इमेज कितने गुना बड़ा हुआ है, चाहे इमेज कितने गुना छोटा हुआ, तो वो तो हम लोग इस यहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मैग्निफिकेशन देखते हैं तो वो हो जाता है माइनस v बाई यू। ये हम लोग का दूरी पे डिपेंड करता है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। हमेशा हम लोग किसी भी चीज़ को कहाँ से मेज़र करते हैं, तो पोल से मेज़र करते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को ऑरिजिन से देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला। अब आप अपनी किताब में एक नया चीज़ देख पा रहे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो अब ये पावर क्या होता है? पावर, अब कोई भी एक लेंस अगर आप लेते हैं तो उसका कितना कन्वर्जिंग पावर है या कितना डाइवर्जिंग पावर है। अगर हम लोग कनकेव लेंस लेते हैं, कन्वेक्स लेंस लेते हैं अगर, और कन्वेक्स लेंस को देखते हैं तो वो कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को देखेंगे अगर तो वो कन्वर्ज करता है। अगर ये है तो यहाँ से इस तरह से पार करेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे किसी भी चीज़ को एकत्रित कर रहा है या केंद्रित कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस में। ठीक है, अब कनकेव लेंस के लिए देखेंगे अगर हम लोग, कनकेव लेंस के लिए अगर हम लोग देखें तो ये डाइवर्ज कर रहा है, किसी भी चीज़ को डाइवर्ज कर रहा है। तो अब किसी लेंस का पावर कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है किसी एक चीज़ को, किसी एक रे को, तो वो हम लोग पावर ऑफ द लेंस से डिटरमाइन या बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, और ये f जो होता है इन मीटर्स होता है। तो ये एक फॉर्मूला से पावर में सिर्फ आपको काम होता है, और पावर के आगे की मतलब और बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो आगे चल के आप देख रहे होंगे। पावर का जो यूनिट होता है वो डायप्टर होता है।
क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर का स्पेलिंग एक बार आप देख लीजिएगा। तो पावर की यूनिट डायोप्टर होगी और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका रिफ्रैक्शन जो है खत्म होता है। रिफ्लेक्शन पिछले लेक्चर में समाप्त हो गया, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से जाके उसे देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर अपलोड हो तब आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लिए कंटेंट बनाने में हमें प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।